आदाब नाजरीन, ये है समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। बेबाक बात के साथ हाजिर हूं मैं लईक रिजवी। बेबाक बात में आज हमारे साथ हैं जेडीयू के बड़े लीडर और मुस्लिम दानिश्वर अली अनवर साहब। आपका इस्तकबाल है आलमी समय। शुक्रिया आपका भी रिजवी साहब। पहले नोटबंदी की हिमायत, तारीफ, फिर पीएम मोदी से मुलाकात और अब एनडीए के उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान। क्या नीतीश कुमार साहब और जेडीयू एनडीए की तरफ जाने के बारे में सोच रही है? देखिए, ये इस दूर दूर तक ये इसका कोई इम्कान नहीं और ये जरूर है कि कयास कुछ लोग लगा रहे हैं जानबूझ करके, और मैं समझता हूं जहां तक कि इसके लिए कहीं से भी कोई इरादा भी नहीं है। जो कयास लग रहे हैं सियासी हलकों में, उसकी वजह हैं। ये कहा जा रहा है कि इससे पहले 2012 में वो यूपीए के जो उम्मीदवार थे उनकी हिमायत की और बाद में उनका झुकाव यूपीए की तरफ हो गया, तो कहीं तारीख अपने को दोहरान तो नहीं रही? देखिए, एक इसकी कई वजह हैं। एक तो वजह यह है कि जो जाति संबंध है एक गवर्नर का और एक स्टेट गवर्नमेंट का, तो हम लोगों के काम में कोई दखलंदाजी इन्होंने नहीं की। इस गवर्नर में सोबर आदमी है, मिलनसार आदमी है, उनकी विचारधारा जो रही हो, जो है, उससे ऐसा नहीं है कि हम लोग वाकिफ नहीं है। तो कभी कभी व्यक्तिगत जो संबंध है उसका भी असर हो जाता है राजनीति में, लेकिन इसमें कोई अलायंस की बीजेपी के साथ या उसके तरफ टिल्ट की को नहीं, इतने दूर तक कंक्लूजन नहीं निकालना चाहिए। और हम लोग जानते हैं कि एक तबका है मीडिया का भी और सियासी जमातों में भी जो इस तरह का प्रचार कर रहा है, और वो एक तरह से समझिए कि वो जबरदस्ती ढकेल देना चाहता है उस तरफ। अली अनवर साहब, सवाल जल्दबाजी से भी हुआ। अभी अपोजिशन की मीटिंग होने ही वाली थी कि आपने एनडीए उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान कर दिया। नीतीश कुमार जी सोनिया जी से मिले और उनको एक नाम भी सुझाया, जैसा कि हम लोगों को जानकारी है कि गोपाल कृष्ण गांधी का नाम हम लोग चाहते थे कि इनका नाम अनाउंस किया जाए। तो उसमें भी अब तुम बताओ, पहले तो तुम बताओ, और इसमें देखिए बीजेपी बाजी मार ले गई। इंप्रेशन तो ये बन रहा है ना कि चूंकि एनडीए ने दलित दे दिया तो आप उसको दलित दे रहे हैं। एक तो ये है। तो राजनीति में टाइम का बहुत बड़ा फैक्टर होता है। आप रिएक्ट करें, फौरन रिएक्ट करें, टाइमली रिएक्ट करें। तो आप इतना लेट लतीफी कीजिएगा तो कैसे होगा? आपने ये भी देखा कि ममता बनर्जी कुछ चाह रही थी, सीपीएम के लोग कुछ चाह रहे थे, लेकिन किसी की बात नहीं मानी गई। बिहार के नजरिए से अगर देखें तो मीरा कुमार बिहार से आती हैं। ऐसे में आपको ये नहीं लगता कि आप पर यह सवाल उठेंगे कि आपने बिहार की बेटी की हिमायत के बजाय एक बाहरी उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान कर दिया? और कई लोगों का था कि ये कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं हो, इसलिए कि इसको व्यापक गोलबंदी करने में, बड़े पैमाने पर सब लोगों को साथ लेने में मुश्किल आ सकती है। विथ ऑल रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड टू मीरा कुमार जी, तो लेकिन आपने ये किया तो आप तो चूक गए। हर चीज में चूकते जाइएगा तो आपके हम पीछे क्यों लटके रहेंगे? देखिए, कोई उत्साह था, मीरा कुमार जी नॉमिनेशन फाइल करने गई तो उनके साथ कांग्रेस को छोड़कर के इसी पार्टी का कोई नेता, बड़ा नेता गया नहीं। आप हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं।
पहले ही से तय है और फिर भी उसको आपको कायदे से परोसने और रखने भी नहीं आ रहा है। तो ये दिक्कत है। अब दुर्भाग्य से ये दुर्भाग्य ही है कि अपोजिशन की यूनिटी नहीं बन पा रही है, लेकिन एक जान लीजिए कि इसका कतई ये मतलब नहीं है कि हम 2019 हो या कभी हो हम बीजेपी के साथ जाने वाले हैं। और मैं समझता हूं कि अगर कोई जाएगा तो ये सोसाइटल होगा। लेकिन जिस तरह का मैसेज गया है इस फैसले से नीतीश कुमार जी के, तो उससे ये माना जा रहा है कि ये अपोजिशन का जो एक इत्तेहाद महागठबंधन जो वहां बिहार में एक कामयाब तजर्बा भी किया आपने, उसके खिलाफ एक मैसेज गया। कम से कम हमारी पार्टी उसके लिए जवाबदेह नहीं है, हमारे नेता जवाबदेह नहीं है। हम लोग तो उसमें इनिशिएटिव लेने वाले, हम लोग पहल करने वाले लोग हैं। लेकिन जो लोग शुरू से कोशिश कर रहे हैं कि हम ही को कॉर्नर कर दिया जाए, अब भी हम लोग चाहते हैं कि आइए मिलकर के बड़े दिल और दिमाग के साथ, दूरंदेशी के साथ आप आइए और बीजेपी का मुकाबला किया जाए। हम लोग देखिए अपोजिशन के लोग क्या हो गए हैं, रिएक्शन दे रहे हैं, रिएक्शनरी बनने। हम अलग एजेंडा कोई पेश करें, हम अलग एजेंडा पेश करें, तब में बात बनेगी। तो अलग हम एजेंडा नहीं कर उस पर रिएक्ट कर रहे हैं, हम कोई ऐसी चीज खड़ा करें जिस पर वो रिएक्ट करने के लिए मजबूर हो। अभी तक ऐसा तो कुछ होता दिख नहीं रहा है। और लोगों को सलीका होना चाहिए, वक्त का सीरियसनेस जो है और वक्त की जो चुनौती है, चैलेंज है, उसके मुताबिक ढालने का, नैरेटिव चेंज करने का। उनके ट्रैप में अगर हम फंसे तो वो उनका जो फील्ड है उसमें तो वो जीतेंगे ही। खासकर बिहार की जो सियासत है उसकी अगर बात करें तो वहां आपकी हुकूमत के लिए कैसा देखते हैं इसे आप? देखिए, हमारी हुकूमत के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अलायंस में दो पार्टियों का कोई मर्जर हुआ नहीं है। अब कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, कुछ बयानात आए हैं हमारे अलायंस पार्टनर की ओर से, उनको समय पर रोका जाना चाहिए था। फिर भी हम समझते हैं कि इन सब चीजों का अलायंस पर असर नहीं पड़ेगा। ये दूरंदेशी दोनों नेता जो हैं मैच्योर हैं। कांग्रेस की तरफ से जो रिएक्शन आया, गुलाम नबी आजाद साहब का एक बयान आया था कि उन्होंने कहा कि विचारधारा अगर एक हो तो फैसले एक होते हैं, उसको किस तरह लेते हैं आप? देखिए, अब कांग्रेस की जो हालत है, गुलाम नबी आजाद साहब हम लोग एक ही हाउस में हैं और बहुत संजीदा किस्म के सियासतदान हैं, लेकिन इस तरह की बात जो कर रहे हैं तो ये उनको नहीं करनी चाहिए और बात इससे बिगड़ेगी ही। इस तरह की बात करने से और बात बिगड़ेगी ही। तो अगर बिगाड़ना चाहती है कांग्रेस तो अब क्या किया जाएगा? उसकी जवाबदेही सब लोगों से ज्यादा है। उनको इस समय इस तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए। तो आप अपनी नाकामयाबी को, अपनी हारी हुई लड़ाई का ठिकरा हमारे सर पर क्यों फोड़ना चाहते हैं? अली अनवर साहब, आपको ये नहीं लगता कि इस फैसले से उन वोटर्स के साथ एक धोखा है जो गैर बीजेपी इत्तेहाद के साथ आपके साथ बिहार में आए थे? बिहार की जो पूरी सियासत है, जो वहां के समीकरण हैं, उसमें इस फैसले से गलत मैसेज नहीं जाएगा? ये जनता की भी यही भावना है। जो पीस लविंग पीपुल है, अमन पसंद आवाम है, जो जमहूरियत में, सेकुलरिज्म में और भाईचारे में विश्वास रखती है और जो नफरत की राजनीति को शिकस्त देना चाहती है, वो सब लोग चाहते हैं। भले इसकी कोशिश की जा रही है और इसमें एक तो साजिश करने वाले जो हैं वो है ही, और दिक्कत यह है कि मीडिया का भी एक हिस्सा, उसमें प्रिंट मीडिया एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो वो भी एक हिस्सेदार हो गया है। तो इस तरह का कंफ्यूजन बनाने में मैंने ये दिक्कत हो रही। फिर भी हम समझते हैं कि ये जो बादल दिख रहे हैं आपको और ये जो कयास चल रहा है काइट फ्लाइंग, तो ये बादल छटेंगे। नाजरीन, अली अनवर साहब से बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं।
आप कहना ये चाह रहे हैं कि हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह अंजाम नहीं दे रही? न सिर्फ अंजाम नहीं दे रही है, बल्कि हुकूमत का प्रत्यक्ष रूप से, मैं परोक्ष रूप से नहीं कह रहा हूं, प्रत्यक्ष रूप से हुकूमत का सह है इस तरह की घटनाओं में। बहुत संगीन इल्जाम लगा रहे हैं। बिल्कुल जानबूझकर लगा रहे हैं। दौड़ती भागती जिंदगी जहां वक्त ठहरता नहीं, खबरें अक्सर पीछे छूट जाती हैं कहीं, लेकिन अब बात पहुंचेगी असर से अंजाम तक, सफर से मुकाम तक। 3 दशक से टीवी का सबसे भरोसेमंद चेहरा, पत्रकारिता का पुरजोर दस्तखत, फिर उसी मोड़ से नए ऐलान के साथ आपके हक में हर मुद्दे की बात, हर वक्त में हर खबर के साथ, रात 9 बजे अरूप घोष के साथ। 7 बार टीकाकरण के लिए लेकर जाना है। 7 बार में से एक भी छूटना नहीं चाहिए, ये जिम्मेदारी हम सबकी है। ये जो बीच के टीके भूल जाते हैं ना, ये देखिए अच्छी बात नहीं है। सारे टीके समय से लगेंगे, तभी जानलेवा बीमारियों से बच्चों को सुरक्षा मिलेगी। 5 साल 7 बार छूटे ना टीका एक भी बार। इंतकाम का हुनर नहीं रहा, शीशा गरम के शहर में पत्थर नहीं थी। जिनके इशारों पे कभी गर्दी से दुनिया थी, जिनके इशारों पे कभी गर्दी से दुनिया, इस दौर में उनके भी भरम टूट रहे हैं। खुद को समंदर मेरे घर स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। 10 से 11 देश हमारा। बात यह है कि रोड ओपनिंग के लिए उस जगह पर रोड ओपनिंग के लिए आते हैं। टाइमिंग है, उसने कहा तबादलों को कैसे रोका जाए। लगभग 30 की तादाद में आतंकी ये मंत्रालय में क्या कुछ चल रहा है, जो भी तमाम हालात है। जुड़ गए हमारे सहयोगी रजनी। इलाका उत्तर दिनाजपुर का 2016 में 265 बार उल्लंघन किया था पाकिस्तान ने। वो अब नहीं रह पाएंगे योगी सरकार में। ब्रेक के बाद आपका फिर इस्तकबाल है। आज बात हो रही है जेडीयू के बड़े लीडर अली अनवर साहब से। अली अनवर साहब, सियासत की बातें भी हम कर रहे थे। मरकज में मोदी हुकूमत के आने के बाद और बाज़ रियासतों में जो बीजेपी की हुकूमत आई है, उसके बाद समाजी सतह पर एक बड़ी बेचैनी महसूस की गई है, बड़ी वारदात है। अभी जुनैद का जो मर्डर हुआ है और बाज़ और वाकयात, आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, इन घटनाओं ने, सीरीज ऑफ इंसिडेंट बेचैन कर दिया है पूरे मुल्क को। जिस तरह से ये लिंचिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं पूरे मुल्क में, पहलू खां को जिस तरह से मारा गया, जिस तरह से वहां औरतों के साथ बलात्कार और मर्डर हुआ, जिस तरह से कल गिरिडीह की घटना हुई, तो इससे तो लगता है कि ये सब कुछ जो सूबाई हुकूमतें हैं और जो दिल्ली की हुकूमत है सेंटर की, उनकी सरपरस्ती में ये सब चल रहा है। लोगों को ऐसा लगता है कि हम मार देंगे किसी को तो हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। पूरे देश में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये माहौल जो बनाने वाले ये लोग, तो एक तरह से हिस्टीरिया किसी को हो जाता है, किसी को ये पागलपन सवार हो जाता है, इस तरह की घटनाएं। लेकिन ये माहौल कौन बनाया है? ये माहौल संघ परिवार ने, बीजेपी के लोगों ने बनाया है।
पूरे देश में। और ऐसा नहीं कि यहीं, सब जगह कोशिश कर रहे हैं, छोटे कस्बों से लेकर ये करके अफवाह फैला करके दो आदमी का जाति कोई मामला है उसको भी कम्युनल कलर दे करके। और ये नहीं कि मुसलमानों पर सिर्फ हुआ, दलितों पर हुआ। क्यों मजबूर हुआ रोहित वेमुला? क्या हुआ सहारनपुर में? क्या हुआ गुजरात में? क्या महाराष्ट्र में हो रहा है? झारखंड में इसके पहले क्या हुआ पेड़ में बांध करके लोगों को मारने का? तो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो इसका जो मुकाबला है वो कायदे से होना चाहिए, ये सब एजेंडा होना चाहिए। लेकिन ये एक तरह से हम मानते हैं कि अपोजिशन जो है इसमें, और खास करके जो मेन अपोजिशन पार्टी है और जो दूसरे लोग हैं, उन सब लोगों को, और मैं कहता हूं कि अगर कायदे से इसका मुकाबला नहीं किया गया तो कोई बचेगा नहीं है। ये फासिज्म के जो बीमारी है, कम्युनलिज्म से एडवांस स्टेज की बीमारी है। जो कैंसर का रोग है वो चौथे स्टेज में लोग कहते हैं कि कोई क्योर नहीं होता है, तो ये हमको लगता है कि तीसरा स्टेज पार कर रहा है ये कैंसर की बीमारी, कम्युनलिज्म का स्टेज। तो अगर नहीं समझे तो ये फासिज्म के स्टेज में जा रहा है, ये बहुत खतरनाक है। आपने बीजेपी की बात की, आरएसएस की बात की। मोदी साहब जब हुकूमत में आए थे तो उन्होंने ये ऐलान किया था सबका साथ सबका विकास। आपको लगता है कि वो सही रास्ते पे चल रहा है या उनकी भी कुछ चूक देखते हैं आप? उन्हीं की सब चूक है। और आजकल तो आप जानते हैं कोई कलेक्टिव लीडरशिप नहीं है, सुप्रीमो कल्चर है। एक जमाने में बीजेपी कलेक्टिव लीडरशिप की पार्टी होती थी, कई कई एक लेयर के नेता होते थे, उनके आइडियोलॉजी से भले कोई डिफर करे, लेकिन आज तो जो है बाबा नाम केवलम है, एक आदमी के हाथ में सारी ताकतें हैं। तो उनके कथनी और करनी में आसमान जमीन का फर्क है। बीजेपी के लोग जो ये कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, आते ही ईसाइयों को मारना शुरू किया, फिर मुसलमानों पर जगह जगह हमले हुए, फिर दलितों पर हमले हुए। ये क्या हो रहा है? ये खतरा कोई मामूली खतरा नहीं है। ये सरकार ने जो माहौल बनाया हुआ है और जिस तरह से इसके काम काज का जो तरीका है, जमहूरियत पर खतरा है, हमारे संविधान पर खतरा है, हमारे देश की एकता और अखंडता को ये तहस नहस करने का, सामाजिक भाईचारा को तार तार करने पर तुले हुए आमादा है। और सेंटर की सरकार हो या सूबाई सरकार हो, ये जहां जहां बीजेपी की सरकार है ये करने पर आमादा है। ये मुल्क को एक तरह से लगता है कि ये सिविल वार में ले जाना चाहते हैं, तो बेहद चिंता की बात है। और ये बढ़ते बढ़ते डेमोक्रेसी का भी गला घुटने की बात है। ये संविधान को भी खत्म, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को भी खत्म करने की बात है। आप कहना ये चाह रहे हैं कि हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह अंजाम नहीं दे रही? न सिर्फ अंजाम नहीं दे रही है, बल्कि हुकूमत का प्रत्यक्ष रूप से, मैं परोक्ष रूप से नहीं कह रहा हूं, प्रत्यक्ष रूप से हुकूमत का सह है इस तरह की घटनाओं में। बहुत संगीन इल्जाम लगा रहे हैं। बिल्कुल जानबूझकर लगा रहे हैं। अनवर साहब, ये जो हालात बन रहे हैं, सरकार की कोताहियों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, कुछ तंजीमें हैं, कुछ ताकतें हैं जो आप कह रहे हैं कि बदअमनी फैला रही हैं, ऐसे में आपने अपोजिशन पर भी सवाल उठाए। अब क्या लगता है क्या होना चाहिए? पहली बात कि कलेजे पर पत्थर रख करके अगर अपना भी लड़का, अपना भी भाई कोई गलत कर रहा है तो उसके भी गिरेबां पर हाथ हमको रखना होगा, उसको भी शीशे में उतारना होगा। आप जमीन के लीडर हैं, आप समाज को बेहतर तरीके से समझते हैं। आपको लग रहा है कि ये जो बेचैनी है वो किसी बड़ी तहरीक की तरफ बढ़ रही है? आने वाले दिनों में आवाम ही कोई जवाब देने जा रहे हैं ऐसी ताकतों को? अगर सियासी पार्टियां चूकी तो जमाना बैठे नहीं रहता है। हर नाइंसाफी के खिलाफ, हर जोर जुल्म के खिलाफ लोग लड़ते रहते हैं
और उसी का नजारा कल वहां दिखा। उसी का नजारा कल मेवात के मैं मीटिंग में था, हजारों लोग वहां थे नूह में। उसी का नजारा लग रहा है कि अगर सियासी पार्टियां हाथ पर हाथ रख करके बैठी रहे तो हम उतरेंगे मैदान में। ये मुल्क सबका है, सिर्फ सियासी पार्टियों का, किसी एक नेता का नहीं है और किसी की बपौती नहीं है। अगर कोई सत्ता में चला गया, मैं तो कहूंगा कि अमेरिका के अंदर ट्रंप के खिलाफ जिस तरह से मीडिया लड़ रहा है, मैं तो मीडिया से भी कहना चाहूंगा कि अमेरिका यहां की हुकूमत से ज्यादा ताकतवर है ट्रंप, इनसे ज्यादा बड़ा बहुमत लेकर के और ज्यादा पावर लेकर के वो आया है। लेकिन उसके खिलाफ जो मीडिया वहां जिस तरह से लड़ रहा है, मीडिया को भी ऐसा करना चाहिए। आप देख लीजिए, हम चारों तरफ जा रहे हैं, उस गांव में भी गए थे जहां वो लड़का मरा है, और मीडिया के कई लोगों को लोग उनके मुंह पर कह रहे हैं कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं, मुल्क आपका भी है, कभी आप भी इस लिंचिंग के आगोश में आ सकते हैं, कोई आप पर भी हमला कर सकता है। ये गांव के अनपढ़ लोग ये इस तरह की बात कर रहे हैं। मुझको भी ऐसा लगता है कि इमरजेंसी के समय भी 2-3 महीना एक घुटन की स्थिति थी, लेकिन उसके बाद थोड़ा खुलापन था। यहां तो साहब उससे भी बदतर स्थिति लग रही है, और ये खुद मीडिया के अंदर के लोग ये महसूस कर रहे हैं। आपने मुसलमानों की भी बात की। मुसलमानों के दरमियान भी कहीं ना कहीं 1, 2, 4, 6 कुछ मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जो उनका आलयकार बन जाते हैं। वो भी ऐसी बातें करते हैं कि फिरका परस्तों को एक ताकत मिलती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुसलमानों के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं। कोई समझता है कि पूरा देश ओल्ड हैदराबाद सिटी है, कोई समझता है कि पुरानी दिल्ली पूरा मुल्क है। कल वही जब मैं मेवात में था तो वहां नौजवान कह रहे हैं कि हम तो यहां अक्सरियत में हैं, हम जो चाहें रोड जाम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। जब ये तय हो रहा था कि क्या किया जाए आगे की कार्रवाई, लेकिन हम नहीं करेंगे, हमारे सब लोगों को साथ लेकर के। और मेवात आप जान लीजिए वो इलाका है जहां इस तरह की बात कोशिश हो रही है, अभी से नहीं कोशिश हो रही है, ये यूपीए के समय से बहुत पहले से कोशिश हो रही है। और इसको उन लोगों को, नौजवानों को उकसाने का और उनको भड़काने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं जो चाहते हैं वहां बदअमली करना। कश्मीर में जिस तरह से अयूब को मस्जिद के बाहर कत्ल किया गया, उसको किस नजरिए से देखते हैं? ये दोनों घटनाएं अलग अलग नहीं है। चाहे अयूब साहब का मर्डर हो, चाहे कोई लखनऊ में बैठ करके या रामपुर में बैठ करके कोई बेढंगा बयान दे दे, कोई हैदराबाद से दे दे, कोई दिल्ली से दे दे, इस तरह की बातों को भी बंद किया जाना चाहिए। और हमारे जैसा आदमी ऐसे लोगों के खिलाफ बराबर हम वोकल रहे हैं, हम बोलते रहे हैं अपने, और जो भी हमारा कामकाज का दायरा है इनके खिलाफ। क्योंकि जान लीजिए, ये जो फिरका परस्ती है ये वन वे ट्रैफिक नहीं है, ये बिल्कुल दुतरफा मामला है। ये ऐसा ही है, मुस्लिम फिरका परस्ती ऐसी ही जैसे 2 चम्मच जोरन दही जमाने के लिए किया जाता है। तो इसमें कुछ लोग हैं, रोका जाना चाहिए ऐसे लोगों को। और हम समझते हैं कि यह समझदारी मुसलमानों के अंदर आई है। बिहार में आपने देखा कि साहब आए थे वैसी साहब, उनकी क्या गति हम लोगों ने बिहार में बना दी, उनको उम्मीदवार तक नहीं मिला, उनके तमाम जमानत जब्त हो गए। अली अनवर साहब, सियासत से लेकर समाज तक के जो सुलगते हुए सवाल हैं उन पर तमाम पहलुओं पर आपसे बहुत कारामद गुफ्तगू रही। आपका शुक्रिया। नाजरीन, बेबाक बात में आज बात हो रही थी जेडीयू के बड़े लीडर अली अनवर साहब से। अगले हफ्ते फिर किसी और हस्ती के साथ यूं ही होगी बेबाक बात। आप देखते रहिए आलमी समय।